ठीक है। अभी जो हम लोग कंडीशन डिराइव किए सारे के सारे क्या है आपके लिए, इंटरनल वोल्टेज गेन है, इंटरनल करंट गेन है, इंटरनल इनपुट इंपीडेंस है, इंटरनल आउटपुट इंपीडेंस है। एक्सटर्नल के बारे में बात नहीं करूंगा अभी तक के, है ना। तो पहले आपको एक बार क्या करता हूं मैं, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा इंटरनल की और एक्सटर्नल की साथ में रिलेशन कैसा होने वाला है। वैसे आप निकाल चुके हो एक बार, बट फिर भी हम लोग देख लेंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे अभी स्पेसिफाइड हो जाता हूँ, है ना। आपको एग्जाम में आ सकता है कि आपको सीसी के लिए करना है, सीबी के लिए करना है, सीई के लिए करना है एग्जैक्ट एनालिसिस, ठीक है। तो आपको मैं जनरलाइज करके दिखा दिया, आपको क्या करना है, बस V1, I1, V2, I2 को रिप्लेस कर देना है ना। जैसे मैं आपको पूरा चारों का तीनों का एक्सप्रेशन लिख के दिया था, बस विथ RE आएगा तो वो स्पेशल केस होगा, वो मेंशन करेगा विथ RE है कि विदाउट RE है। अगर मेंशन नहीं किया मतलब विदाउट RE है, ठीक है। तो बात करते हैं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की। यहाँ पे एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो नंबर होता है आपके लिए HOE इंटू RL का प्रोडक्ट, HOE इंटू RL का प्रोडक्ट, ठीक है। RL क्या है आपके लिए, लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। HOE क्या है, आउटपुट एडमिटेंस है, हमेशा आउटपुट एडमिटेंस है, ठीक है। तो HOE का यूनिट क्या है एक्चुअली आपके लिए, ओम इनवर्स। RL का यूनिट क्या है, ओम। जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आपको क्या क्वांटिटी मिलेगी, यूनिटलेस क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको लोड वोड सब तुरंत दिख जाएगा, क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको लोड तुरंत दिख जाएगा, CB है कि CC है कि CE है, इससे आपको HO की वैल्यू पता रहेगी। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आप दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर डालो, ठीक है। दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करें अगर आप, तो आपके लिए दो कंडीशन बनेगा, ठीक है। एक कंडीशन रहेगा आपके लिए HOE RL इज लेस देन इक्वल टू 0.1, ठीक है। एक नंबर ही आने वाला है, आपको बस देखना वो नंबर 0.1 से कम है कि 0.1 से ज्यादा है, ठीक है। एक दूसरा कंडीशन आ जाएगा यहाँ पे आपके लिए HOE RL ग्रेटर देन 0.1, ठीक है, ग्रेटर देन 0.1। जैसे दो कंडीशन आपके पास आएगा। वैसे भी एक नंबर है HOE इंटू RL को आप मल्टीप्लाई करोगे, फिलहाल मैं कॉमन एमिटर के डिराइव कर रहा हूँ, इसका E लिख दिया हूँ, है ना। अदरवाइज आपको क्या H0 और RL को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम लोग HOE रहने देते हैं, ठीक। तो H और RL को मल्टीप्लाई करना है आपको और देखना है कि ये नंबर ऑफ कोर्स यूनिटलेस क्वांटिटी आएगा, लेकिन 0.1 से ज्यादा आएगा कि 0.1 से कम आएगा, ये हमको देखना है। ये तुरंत हो जाएगा आपसे, है ना, 1 सेकंड लगेगा आपको करने में। उसके बाद देखो अगर ये 0.1 से कम आया है, अगर ये 0.1 से कम आया है तब हम लोग आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, तब हम लोग आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक। अगर ये 0.1 से ज्यादा आया है, अगर ये 0.1 से ज्यादा आया है तब हमको एग्जैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, जो अभी तक मैं किया आपके लिए, ठीक है। तब आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक। तो आपको क्लियर है आपको एग्जैक्ट एनालिसिस कब करना है, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस कब करना है, ठीक है। तो अभी तो हम लोग को क्या करना है, एग्जैक्ट तो हम देख चुके हैं, हमको अप्रोक्सीमेट वाला देखना है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वाले के लिए क्या करता हूं मैं आपके लिए, कॉमन एमिटर कन्फिगरेशन अज्यूम कर लेता हूं। अप्रोक्सीमेट वाले के लिए मैं क्या करता हूं, कॉमन एमिटर विदाउट RE, ठीक है। इस कन्फिगरेशन को मैं आपके लिए अज्यूम कर लेता हूं, ठीक है। अगर कॉमन एमिटर विदाउट RE बोल दिया आपके लिए मैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, HIE हो जाएगा, अभी ड्रॉ मत करना कोई, है ना। ये हो जाएगा HRE, ठीक है। ये हो जाएगा HFE, ये हो जाएगा आपके लिए HOE, अगर मैं आपको कॉमन एमिटर बोल दिया हूं तो, है ना। कॉमन एमिटर बोल रहा हूं, कॉमन एमिटर मान के डिराइव कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो अगर ये कॉमन एमिटर है तो ये टर्मिनल भी मेरे लिए अमीटर रहेगा, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा मेरे लिए, बेस हो जाएगा, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा मेरे लिए, कलेक्टर, और ये टर्मिनल मेरे लिए अमीटर, ठीक। यहां से जो करंट आएगा, ये करंट क्या होगा मेरे लिए, IB, ये हो जाएगा करंट मेरे लिए IB, ये करंट क्या हो जाएगा मेरे लिए, IC, ठीक है। अब देखो ये वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे लिए, VBE, ठीक। ये वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा मेरे लिए, VC, क्लियर। अब देखो अगर मैं बात कर रहा हूं आपके लिए कॉमन एमीटर की, अगर मैं आपके कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूं तो कॉमन एमीटर के लिए हमको सारे नंबर भी पता है, कॉमन एमीटर के लिए मुझको सारे नंबर ही पता है। सारे नंबर पता है मतलब क्या, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए HIE की, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए HOE की, सॉरी HRE की, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं आपके लिए HFE की और HOE की। बताओ HIE की वैल्यू कितनी है, 1100 ओम्स। HIE की वैल्यू कितनी है, 1100 ओम्स, ठीक है। HRE की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। HFE की वैल्यू कितनी है, 50। HFE की वैल्यू कितनी है, 50, ठीक है। HOE की वैल्यू कितनी है, 1/40 किलो, ठीक है।
चारों मेरे पास क्या है, वैल्यूज है मेरी, क्योंकि मैं एमीटर स्पेसिफाई कर दिया, मैं एमीटर स्पेसिफाई कर दिया और बाय डिफॉल्ट तो मुझको रूम टेम्परेचर पे सब कुछ मान के चलना है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ रूम टेम्परेचर पे, इसका रूम टेम्परेचर वाली सारी वैल्यूज मैं यहाँ पे नोट में जस्ट डिराइव करने के लिए आपके लिए, ठीक है। अब देखो इससे अफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे अफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपको, ठीक है। सेम सेम अरेंजमेंट लगा हुआ है आपके लिए, सेम टू सेम अरेंजमेंट लगा हुआ है, ठीक। आखिरी वाला क्या है आपके लिए, HOE है। HOE की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/40 किलो ओम, ठीक है। तो 1/40 किलो ओम को मल्टीप्लाई करूंगा मैं RL के साथ, तो वैल्यू 0.1 से कम आ रही है, ये मैं मान लिया हूं, क्योंकि मैं हेडिंग ही डाल दिया हूं अप्रोक्सीमेट एनालिसिस, क्योंकि मैं हेडिंग ही डाल दिया हूं आपके लिए पहले से अप्रोक्सीमेट एनालिसिस। अब देखो अगर आपके लिए वहां पे RL अवेलेबल है पैरेलल में और HOE RL दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, इसी कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, ठीक है। HOE RL दोनों आपके लिए क्या पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर HOE एडमिटेंस है तो 1/40 किलो ओम होगा, ठीक है। अगर HOE रेजिस्टेंस है तो 40 किलो ओम होगा, HOE अगर रेजिस्टेंस है तो 40 किलो ओम होगा, ठीक है। 40 किलो ओम होगा मतलब 40 किलो ओम तो बहुत बड़ा नंबर है, 40 किलो ओम तो 40,000 ओम है ना। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी बड़ी है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी बड़ी है, अगर कॉमन बेस होता तो भी 40 किलो, कॉमन बेस होता तो ये तो ज्यादा होता और 2.04 मेगा ओम होता, ठीक है। अगर कॉमन कलेक्टर होता तो क्या हो जाता आपके लिए, अगेन 40 किलो होता। तो किसी भी केस में मान लो, किसी भी केस में मान के चलो आपके HOE मतलब जो आपका आउटपुट रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, और मैं बात कर रहा हूं आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की, ठीक है, वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, मैं बात कर रहा हूं आपके लिए किसकी, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस की। मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू आई तो करंट की वैल्यू वहां से बहुत कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो करंट की वैल्यू उस रेजिस्टेंस से बहुत कम होने वाली है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बना हुआ है मेरे लिए HOE, इसकी वैल्यू तो 40 किलो ओम है। अगर कॉमन एमीटर है तो कॉमन बेस है तब तो ये मेगा ओम्स में है, ठीक है। कॉमन कलेक्टर है तो भी ये 40 किलो, मतलब 40 किलो ओम तो मिनिमम है, मतलब इससे बहुत कम करंट फ्लो करने वाला है, इससे बहुत कम करंट फ्लो करने वाला है। बहुत कम करंट फ्लो करने वाला है मतलब क्या, 0 पॉइंट समथिंग करंट फ्लो करेगा, है ना। 2-3 डेसिमल के बाद वैल्यू चालू होगी, वैसे भी किलो ओम में डिवाइड करूंगा तो मिली एम्पियर में आंसर आएगा, मिली एम्पियर में आंसर आ रहा है मतलब क्या, वैसे भी 3rd डेसिमल के बाद तो चालू होगा वो करंट की वैल्यू, ठीक है। तो मैं इसको लगभग 0 एम्पियर ही मान लेता हूँ, मैं इसको लगभग 0 एम्पियर ही मान लेता हूँ, मतलब इससे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है ऐसा मैं मान लेता हूँ। जिस एलिमेंट से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। तो मैं अपने सर्किट को अप्रोक्सीमेट करने के लिए HOE को ओपन सर्किट कर ले रहा हूं अपने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाले केस में। क्लियर हुआ क्यों ओपन सर्किट कर रहा हूं, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या हो गया मेरे लिए ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट मतलब क्या, यहाँ से गायब हो जाएगा, कोई काम नहीं है इसका, ठीक है। तो HOE क्या हो गया यहाँ से मेरे लिए गायब हो गया, ठीक, HOE गायब, ठीक है। अब देखो अब आता हूं मैं एक और वेरिएबल पे, HRE इंटू V2 पे। HRE इंटू V2, V2 क्या है मेरे लिए, V2 है मेरे लिए VCE, ये क्या है मेरे लिए VCE, ठीक। HRE की वैल्यू कितनी है, देखो HRE की वैल्यू कितनी है, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4 है, मतलब क्या, ऑलरेडी ये वैल्यू 4 डेसिमल के बाद चालू हो रही है, ये वैल्यू ऑलरेडी 4 डेसिमल के बाद चालू हो रही है। और किसी को ट्रांजिस्टर का अच्छा आइडिया है ना, तो उसको पता है कि अगर ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में है तो VCE की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होने वाली है, VCE की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होने। वैसे भी ट्रांजिस्टर क्या आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी ना 220 वोल्ट हो जाएगा, वो तो आसपास रहेगा मैक्सिमम 10 वोल्ट 15 वोल्ट, है ना। मतलब वैसे भी लो वोल्टेज का एनालिसिस कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांजिस्टर मतलब लो वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब लो वोल्टेज, है ना। तो आपके लिए HRE क्या है, HRE ऑलरेडी एक ऐसा नंबर है जो 4 डेसिमल के बाद स्टार्ट हो रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है एक दूसरा नंबर, वो मैक्सिमम उसको 15 टाइम्स कर लेगा। 4 डेसिमल के बाद स्टार्ट हो रहा है, उसको मैक्सिमम 3 डेसिमल के बाद स्टार्ट करते हुए ले आएगा, है ना। तो लगभग ये वोल्टेज सोर्स मतलब HRE और VCE का प्रोडक्ट बहुत स्मॉल होने वाला है, HRE और VCE का प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा स्मॉल होने वाला है, बहुत ज्यादा स्मॉल होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, 0 अज्यूम कर लेता हूँ, मैं इसको 0 अज्यूम करता हूँ। 0 अज्यूम कर लिया मतलब क्या, एक वोल्टेज सोर्स को अगर 0 बोल दिया मतलब शॉर्ट सर्किट, तो मेरे लिए ये वाला वोल्टेज भी शॉर्ट सर्किट, ये वाला वोल्टेज भी क्या हो गया मेरे लिए शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे लिए आराम से शॉर्ट सर्किट। ये फिगर होता है आपके लिए अप्रोक्सीमेट एनालिसिस का। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में आपके हाइब्रिड पैरामीटर्स के 4 पैरामीटर्स में से 2 को मैं नेग्लेक्ट कर डालता हूँ। नेग्लेक्ट क्यों करता हूँ इसका रीजन भी आप देखें, नेग्लेक्ट क्यों करता हूँ इसका रीजन भी आप देख लिए। क्लियर, तो अपन यहाँ क्या किए, 2 पैरामीटर्स को नेग्लेक्ट किए। कब नेग्लेक्ट करना है, जब HOE और RL का प्रोडक्ट 0.1 से कम है तो नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। नोट करो, पहले इस फिगर को ड्रॉ करो, इस फिगर को ड्रॉ करो, है ना। हाइब्रिड मॉडल फॉर एग्जैक्ट एनालिसिस, हाइब्रिड मॉडल फॉर एग्जैक्ट एनालिसिस इज एग्जाम्पल ऑफ voltage controlled voltage source, is example of voltage controlled voltage source and current controlled current source. एग्जैक्ट एनालिसिस जो मॉडल ड्रॉ करते हैं हम लोग, वो आपके लिए एग्जांपल होता है किसका, एक करंट कंट्रोल करंट सोर्स का और एक वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का भी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
hybrid model for exact analysis, hybrid model for exact analysis is example of hybrid model for exact analysis is example of current controlled current source, is example of current controlled current source. ठीक है, approximate model. ठीक है, वैसे पूछते हैं जनरली इंटरव्यू वगैरह में कि करंट कंट्रोल करंट सोर्स का एक एग्जांपल दो, तो आपको क्या बोलना है? बीजेटी बोलना है. ठीक है, हम क्या बोलना है? बीजेटी बोलना है ना. तो डिफरेंट टाइप के डिवाइस होते हैं, जैसे कि ऑप एम्प होता है, ऑप एम्प आपके लिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है. ठीक है, एक मॉसफेट होता है, वो आपके लिए करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स होता है. तो जनरली लोग आपसे डिपेंडेंट सोर्स का एग्जाम्पल पूछते हैं, और इसका एग्जाम्पल एक्चुअली किसी के पास नहीं होता है. अगर कोई आपसे पूछ दे, आप बहुत बनाते हो ना फिगर में डिपेंडेंट एग्जाम्पल क्या होता है, ऐसा कोई पूछ दे आपसे, है ना, तो आपको क्या बोलना है? बीजेटी बोलना है. अगर करंट कंट्रोल करंट सोर्स को क्या बोलना है आपको? बीजेटी बोलना है ना. अगर आपको कोई बोला वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, फिर आपको बोलना है आपको अपना ऑप एम्प ऑपरेशन एम्पलीफायर. अभी पढ़े नहीं होंगे, फिफ्थ सेमेस्टर पढ़ोगे ना. फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट करते हैं ना, उसमें पढ़ोगे आप लोग, है ना. अगर कोई आपसे पूछे क्या बोलते हैं कि करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, तो आपको मॉसफेट बोलना है. ठीक है, तो उसको आपको अच्छा आइडिया रहे कि आपका डिपेंडेंट सोर्स के भी एग्जांपल एग्जिस्ट करते हैं ना, तो आपको डिपेंडेंट सोर्स का भी मस्त आइडिया रहे. ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में क्या होता है? आपको जो आउटपुट वोल्टेज वो इनपुट वोल्टेज पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में एग्जांपल देता है एक आपके लिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का, है ना. तो आपको ऐसा अच्छा आइडिया रहे. ठीक है, कि डिपेंडेंट सोर्स भी कुछ एग्जिस्ट करता है. ठीक, अब यहाँ पे भी क्या करने वाला हूँ मैं आपके लिए? सारे के सारे इंटरनल पैरामीटर को डिराइव करने वाला हूँ. ठीक है, यहाँ पे चीजें बहुत सिंपल होने वाली है, नाम से दिख रहा है ना, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है. तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, फर्स्ट वाला लिखता हूँ मैं यहाँ पे आपके लिए इंटरनल इंपीडेंस. फर्स्ट वाला लिखा मैं आपके लिए इंटरनल इंपीडेंस. ठीक, इंटरनल इंपीडेंस आर आई. ठीक, इंटरनल इंपीडेंस आर आई. एक्चुअली आर आई क्या होगा यहाँ पे? आर आई हो जाएगा आपके लिए वी बी ई अपॉन आई बी के बराबर होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ मत करो, आप एक लूप लगा डालो, है ना. यहाँ पे आप एक लूप लगा दो ऐसा. ठीक है, इनपुट में एक लूप लगा दो. यहाँ पे आप पैरामीटर वाला इक्वेशन नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही मैं दो पैरामीटर को गायब कर दिया हूँ, है ना, तो आप उस इक्वेशन को लिख नहीं सकते. ठीक है, लिखना है तो फिर वहाँ पे उस वैल्यू को जीरो पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इनपुट में क्या करो, आप एक केवीएल अप्लाई करो, जहाँ पे मैं डॉटेड लाइन से बनाया हूँ लूप, वहीं पे केवीएल अप्लाई करो, तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस वी बी ई प्लस आई बी इंटू एच आई ई इक्वल टू जीरो. तो आपके लिए क्या हो गया? वी बी ई इक्वल टू आई बी इंटू एच आई ई. तो हो गया आपके लिए वी बी ई अपॉन आई बी इक्वल टू आर आई इक्वल टू एच आई ई. ठीक, तो जो आपका अनकंडीशनल पैरामीटर था वो कंडीशनल पैरामीटर के बराबर हो गया. किसमें? अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में. किसके बराबर हो गया आपके लिए? ये एच आई ई के बराबर. ठीक, क्लियर हुआ सबको? इनपुट इंपेडेंस एग्जैक्टली बराबर है आपके लिए एच आई ई के. करंट गेन क्या होगा आपके लिए? ए आई. ठीक, यहाँ पे ए आई का मतलब क्या हो जाएगा आपके लिए? आई सी अपॉन आई बी. ठीक है, अब देखना यहाँ पे दिमाग में लगाना है अपने को, सिंपल देखना है. देखो ये आई सी कहाँ फ्लो हो रहा है? ये आई सी यहाँ पे फ्लो हो रहा है. ये आई सी किसके बराबर आ रहा है? एच एफ ई आई बी के बराबर आ रहा है. दोनों सीरीज में देखो आई सी और एच एफ ई आई बी सीरीज में कब पॉसिबल है? जब आपका आई सी बराबर हो जाए एच एफ ई आई बी के. ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लिखता हूँ आई सी इक्वल टू एच एफ ई आई बी. सबको दिख रहा है ना क्लियरली? है ना, देखो यहाँ पे आई सी और एच एफ ई आई बी सेम सीरीज में है ना. तो फिर क्या हो जाएगा आपके लिए? एच एफ ई इक्वल टू आई सी बाय आई बी. मतलब आपका ए आई बराबर हो गया सीधे एच एफ ई के. ठीक, एच एफ ई तो था क्या आपका? फॉरवर्ड करंट गेन. देखो इंटरनल करंट गेन और फॉरवर्ड करंट गेन एकदम बराबर आ गया. कंडीशनल अनकंडीशनल एकदम बराबर आ गया. यहाँ पे भी सबको दिख रहा है? थर्ड लिखता हूं मैं यहाँ पे इंटरनल वोल्टेज गेन. इंटरनल वोल्टेज गेन. इंटरनल वोल्टेज गेन क्या होगा मेरे लिए? ए वी. इंटरनल वोल्टेज गेन क्या है मेरे लिए? ए वी. ठीक है, ए वी लास्ट टाइम कितना आया था मेरे लिए बताओ? लास्ट टाइम कितना आया था ए वी आपके लिए? हाँ, करंट गेन के टर्म्स में आया था आर एल अपॉन आर आई. ठीक है, आर आई निकाल चुका हूं मैं. ठीक है, ए आई भी निकाल चुका हूं, वही सब यहाँ पुट कर दो, है ना. तो यहाँ पे जो ए आई और आर आई आएगा वो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस वाला आएगा. यहाँ पे जो ए आई आर आई आएगा वो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस आएगा. आर एल जो है वो रहने दो. ठीक है, क्लियर हुआ? तो यहाँ पे ये भी क्लियर निकल जाएगा अपने थर्ड वाला क्या?
इंटरनल वोल्टेज गेन, तो ये भी आपको आसानी से मिल गया। एक बच रहा है फोर्स वाला आपके लिए, क्या है ये? इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस, इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस कैसे लिखेंगे। यहाँ पे इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस हमको लिखना है बिल्कुल इसी पोजीशन से देखूंगा मैं इंटरनल आउटपुट इम्पीडेंस, लेकिन कंडीशन तो यहाँ पे भी रहेगी। कौन सी कंडीशन? Vs को जीरो करना पड़ेगा। है तो यहाँ पे भी थेवेनिन ना, है तो यहाँ पे भी थेवेनिन, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा? Vs को हमारे लिए जीरो करना पड़ेगा। तो Vs को मैं क्या कर देता हूँ? जीरो कर देता हूँ, ठीक। Vs को क्या किया मैं आपके लिए? जीरो कर दिया। ये हो गया मेरा Vs जीरो। अब मैं यहाँ से देख रहा हूँ आर नॉट की वैल्यू, ठीक। आर नॉट की वैल्यू क्या होगी? आर नॉट की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ से। आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपके लिए Vc अपॉन IC व्हेन Vs इक्वल टू जीरो। अब देखो VCE और IC को कैसे रिलेट करोगे? VCE और IC को कैसे रिलेट करने वाले हो बताओ? खुद से करके देखो एक बार रफ में। इतना सारा तो कर चुके हैं अपन, है ना। सब कुछ एग्जैक्ट ही आ रहा है। देखो आप फर्स्ट वाला क्या आया आपका? HI के बराबर आया, करंट लेने से बराबर आया, HFE के बराबर आया। उसमें तो जो वैल्यू थी वो वैल्यू सेम टू सेम है, बस आपका AI और RI एग्जैक्ट एनालिसिस वाला लग जाएगा, ठीक है। एक बार खुद से करके देखो कॉपी में सब आउटपुट इंपीडेंस निकाल के देखो। आर नॉट है ना, आर नॉट निकालो, वाई नॉट निकालो, सेम चीज, ठीक है। आर नॉट वाई नॉट जो निकालना निकाल के देखो। देखो आपको आउटपुट में क्या दिख रहा है? IC इक्वल टू HFE IB दिख रहा है क्या? आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है? IC इक्वल टू HFE IB, ठीक। IC इक्वल टू HFE IB ऐसा आपको दिख रहा है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आपको क्लियरली? क्या दिख रहा है आपको? IC इक्वल टू HFE IB, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, इनपुट में मैं एक KVL लगाता हूँ। इनपुट में क्या करता हूँ आपके लिए? एक KVL लगाता हूँ और IB की वैल्यू लिखता हूँ, और मैं आपके लिए IB की वैल्यू लिखता हूँ, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे लिए माइनस VBE प्लस IB इंटू RB, ठीक है। IB इंटू HI, सॉरी IB इंटू HIE। अब एक बात बताओ मेरे को, ये वाला नेटवर्क, ये जो नेटवर्क अभी फिलहाल बना हुआ है, इस नेटवर्क में कोई सोर्स है क्या? इस नेटवर्क में कोई सोर्स ही नहीं। अगर इस नेटवर्क में कोई सोर्स नहीं है तो फिर कोई करंट फ्लो करेगा क्या? कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो IB की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? अगर IB की वैल्यू जीरो होगी तो IC की वैल्यू कितनी होगी? ऐसा तो थोड़ी जा सकता हूँ मैं यहाँ पे, इसको इक्वल टू जीरो मैं कैसे बोलूंगा? वहां पे तो कोई वोल्टेज ही नहीं। अगर VS नहीं तो वहां पे VB कहाँ से एग्जिस्ट करेगा? तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। ये तो एक सोर्स फ्री नेटवर्क है, कोई वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, कोई भी वोल्टेज नहीं। तो IB करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। IB की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे? जीरो होगी। IB की वैल्यू अगर जीरो होगी तो आपकी IC की वैल्यू भी जीरो हो गई, और आपकी IC की वैल्यू जीरो हो गई तो आपका R नॉट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आपका R नॉट कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसा आप यहाँ पे KVL वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक। क्योंकि आपका जो इनपुट वाला नेटवर्क है वो एक सोर्स फ्री नेटवर्क है। करंट फ्लो होने के लिए एक वोल्टेज सोर्स की नीड है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है इनपुट में। वो तो अवेलेबल ही नहीं है इनपुट में। सिंपल दो रेजिस्टेंस लगे हुए, सिंपल दो, इसमें थोड़ी अपने आप करंट फ्लो कर जाएगा। सोर्स चाहिए ना, तो यहाँ पे तो सोर्स एब्सेंट है। तो एक्चुअली यहाँ पे थेवेनिन इंपेडेंस कितना आ रहा है? आउटपुट से इनफाइनाइट आ रहा है। क्लियर? तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से एग्जैक्ट एनालिसिस से दोनों से हम लोग क्या किए? सारे के सारे इंटरनल पैरामीटर्स को हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। सारे के सारे एक्सटर्नल पैरामीटर्स, इंटरनल पैरामीटर हम लोग क्या किए? कैलकुलेट किए। कल हम लोग क्या करेंगे? इसको रिलेट करेंगे अपने एक्सटर्नल पैरामीटर के साथ, मतलब टोटल आउटपुट इंपेडेंस, टोटल इनपुट इंपेडेंस, टोटल करंट गेन, टोटल वोल्टेज गेन कितना। थोड़ा सा पार्ट है ये वाला, है ना, ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है। इसके बाद छोटा सा पार्ट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो आपको बहुत ज्यादा पूछता है कि आपस में कोरिलेशन, मतलब कि अगर एक कॉमन बेस मॉडल है तो उसके हाइब्रिड नंबर का एक कॉमन करेक्टर से क्या रिलेशन होने वाला है, ठीक है। तो ये पूछता है जनरली आपको एग्जाम में 7 मार्क्स। अगर मैं पेपर गैस करने की बात करूँ तो मेरे को पता है कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सिंपल आपका, या तो मॉडल ड्रॉ करने बोलेगा, या तो आपको लिमिटेशन पूछेगा हाइब्रिड का, लिमिटेशन या एडवांटेज, ठीक है। एक आपको क्वेश्चन आएगा कन्फर्म एग्जैक्ट एनालिसिस के ऊपर। एग्जैक्ट एनालिसिस पर क्वेश्चन आएगा, चाहे कैसे भी आए, सी का पूछे, CB का पूछे, CC का पूछे, है ना, विथ हारी पूछे या विदाउट हारी पूछे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी दे सकता है, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी दे सकता है। न्यूमेरिकल तो करेंगे हम लोग, है ना, इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी दे सकता है। और आपको पूछेगा इंटर रिलेशन सारे के सारे हाइब्रिड पैरामीटर्स के बीच में। तो आपको सारे के सारे हाइब्रिड पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन को याद नहीं रखना, आपको डिराइव करना आना चाहिए, ठीक है। तो कल हम लोग ये वाले पार्ट को डील करेंगे, कल सेम टाइम पे रखते हैं क्लास, ठीक है। तो आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।